आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए 26वीं तरमीम से भी बड़ा एक चैलेंज आ रहा है। उसके लिए बहुत ही सोच समझकर फैसला करना होगा। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो 2022 से अब तक जितना नुकसान हुआ है उससे डबल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासत से जुड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक एक ऐसा चैलेंज या ऐसा ख़तरा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाते उन्हें वार्न किया जा रहा है कि ख्याल रखें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलेआम कुछ नया होने जा रहा है पहली बार, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा सी डिस्कशन कर लेते हैं इमरान खान के आज के लिखे गए ताज़ा तरीन ख़त पर। मैं ट्विटर के ऊपर एक लाइन देख रहा था, किसी ने बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी कि इमरान खान इज़ वेजिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ वॉरफेयर, द लेटर वॉरफेयर। यानी इमरान खान अपने बयानिए की एक नए अंदाज की जंग लड़ रहे हैं। वो अपना बयानिया जेल से बैठे हुए किस तरह बैन अल-अक़वामी इदारों तक पहुंचा रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स तक जा रहा है, तमाम जो सियासी एलीट है उस तक जा रहा है। हालांकि एक ऐसे लम्हात में ये सारा बयानिया पहुंचाया जा रहा है जब कम्युनिकेशन के दीगर ज़राए उनके लिए महदूद है। यानी वो श्योर नहीं है कि उनकी कही हुई बात एग्जैक्ट बाहर लोगों तक उस तरह से जा रही है जैसे वो चाहते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। आज के दिन उन्होंने तीसरा ख़त लिख दिया है, वो वही सारे 6 नुकात और उनको डिटेल के साथ उन्होंने बताया। आप उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर देख सकते हैं, या फिर आप नज़र रख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए अहम रहनुमाओं के ऊपर या जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, क्या वो अपने टाइमलाइन के ऊपर इस बयानिए को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। पीटीआई ऑफिशियल का मैं ट्वीट देख रहा था, उनके ज़रा आप काम चेक करें। उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कि ये एक ओपन लेटर है, इसके लिए किसी डाकिए का इंतज़ार ना करें। तो ये सिचुएशन है। खैर, इमरान खान का पैगाम पहुंच रहा है जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो रही है कि अवामी सतह पर या उनके कारकुनान तक भी वो मैसेज पहुंच रहा है। और फिर आलमी सतह पर इसका एक अलग इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको पीटीआई अप्रोच करना चाहती है उन तक इमरान खान का ये लेटर ना जा रहा हो। ज़्यादातर अगर आप उनके पैगामात को पढ़ें, रूल ऑफ लॉ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी बात इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ की है, चाहे वो इक़्तिदार के अंदर हो या इक़्तिदार से बाहर हो, इतनी किसी और रहनुमा के मुंह से मैंने ये बातें नहीं की। हालांकि ये भी फैक्ट है कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में रूल ऑफ लॉ के लिए वो काम नहीं किया जो वो कर सकते थे, या शायद उनको वो मौका नहीं मिल सका, वो टाइम नहीं मिल सका। लेकिन उन्होंने रूल ऑफ लॉ के इस पूरे निज़ाम में उतना बिगाड़ भी पैदा नहीं किया जितना इस वक्त हो चुका है। वरना जो तरीके आज आजमाए जा रहे हैं, अगर इमरान खान उनका 10% भी आजमा लेते तो शायद उनकी हुकूमत कभी ख़त्म ना होती। ये बात भी फैक्ट है, क्योंकि उस वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म होने में या उनकी जो पूरी एक एफ़र्ट थी उसमें एक ही चीज़ थी कि वो रूल ऑफ लॉ पर बिलीव कर रहे थे। उनको यकीन था कि वो हुकूमत से निकलेंगे तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इतने टाइम फ्रेम में इलेक्शन होना है। लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स रहे वो भी सारा आपके सामने है, लेकिन बेसलाइन उसकी रूल ऑफ लॉ ही थी। और आज आप देखिए कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अहम इशू भी रूल ऑफ लॉ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ख़राबियाँ इतने नॉर्मलाइज अंदाज से हो रही हैं कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी अब ये पूछ रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का अचार डालना है। मैं हैरान था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने आज एक क्लिप देखा, सीनियर खातून सहाफ़ी हैं और उनकी जानिब से जब मैंने ये जुमला सुना, हो सकता है जाने अनजाने में कह दिया गया हो, थोड़ा वो क्या कहते हैं डिबेट में, मैं इतना मार्जिन भी देता हूँ, बट स्टिल ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि किसी ने यहाँ तक कह दिया कि रूल ऑफ लॉ का अचार डालना है अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, उस नहज तक मामला नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहे तो उस नहज तक तो मामला जाना ही नहीं चाहिए। रूल ऑफ लॉ तो तरक्की की ज़मानत है और बाकी सारे ममालिक में तो यही सारा कुछ चलता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये चीज़ क्यों इतने नॉर्मल अंदाज से कह दी गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है बात। तो ये वो चीज़ है कि हर बुरी से बुरी चीज़ इस वक्त जिसका जमहूरियत को नुकसान हो रहा है वो नॉर्मलाइज़ कर दी गई है। और इस सारे माहौल में लोगों को थोड़ा आज़ाद फ़िज़ा में, थोड़ा खुली फ़िज़ा में सांस लेने को जी चाहता है, जिसमें वो दिल की बात कह सकें और उन्हें यकीन हो कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। तो खुली फ़िज़ा से याद आया, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़ाद फ़िज़ा में खुले माहौल में इंतज़ामात किए जा रहे हैं नए जजेस की हलफ बर्दारी के हवाले से, जो रूल ऑफ लॉ के
नए अलमबरदार होंगे उनकी हलफ बर्दारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। 6 मुस्तकिल जजेस हैं और एक आर्जी जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जिनको तैनात किया गया है, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है। रिवायत के मुताबिक तो बंद कमरे में ही हमने देखी थी ये तकारीब, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट की उस जगह पे जहाँ काजी फाइज ईसा साहब जाते जाते कुछ वो बनवा के गए थे ना, यादगारें और मकबरे वगैरह, वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, कुछ कुर्सियाँ वगैरह नस्ब की जा रही हैं। अब आ जाइए ज़रा उस अहम वार्निंग की तरफ, वार्निंग शॉट जो बार बार पीटीआई की तरफ फेंका जा रहा है कि भाई बी केयरफुल, और वो मामला 26वीं तरमीम से भी ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। इसमें पीटीआई को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ नाम देने हैं और वार्न पीटीआई को ये किया जा रहा है। आज मैं देख रहा था मोहम्मद अली दुरानी के टीवी के ऊपर रिमार्क्स, और इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड भी हम तक भी कुछ लोग ये डिस्कशन करते करते मालूमात पहुंचा रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा नाम दे दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो हुकूमत खुद से चाहती है कि ये देना है। यानी पीटीआई अपनी सोच समझ के बग़ैर जो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल लोग हैं उनमें से, या आई डोंट नो कैसे, कोई ऐसा नाम दे दे जो हुकूमत चाहती हो कि हाँ एग्जैक्टली यही नाम। और इमरान खान साहब के साथ लास्ट टाइम हुआ भी यही था कि जब ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए तो ये नाम इमरान खान का नहीं था। वो कई मरतबा पहले भी बता चुके कि किस साइड से नाम आया था, और वो कहते हैं कि जब ये अपॉइंटमेंट हो गई तो जब इसकी मंजूरी होगी सारा कुछ, तो उसके बाद फिर कुछ चीज़ें सामने आई उनके कि ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ, और उसका फिर एक के बाद एक उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो इस मामले पर ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी बात पीटीआई की मानी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट अपने नामों के ऊपर इन्हें बड़ा संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, या जो हुकूमत की तरफ से आएंगे उनके ऊपर भी बड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वाया कोई नाम आ गया और उसके ऊपर आपने कहा हाँ ठीक है ये फ़लाँ क्वार्टर से आ गया तो बस इसके ऊपर कर लें, क्योंकि ये 26वीं तरमीम से ज़्यादा अहम मामला है। इसका असर, इसके नतायज बहुत दूरस होने हैं, ऑल्दो कि उसके भी हैं, लेकिन उसके बारे में तो ये ना कि रिवर्स हो सकता है, ये हो सकता है। ये मामला तो बहुत आगे तक चलना है, अगले इलेक्शन तक चलना है। इसके नतायज 2028 के इलेक्शन से आगे चल के होने हैं। तो देखते हैं पीटीआई इस बारे में कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। कुछ नामों के ऊपर गौर तो हो रहा है, कोशिश करूंगा कि कुछ मालूमात हासिल करके आपको बताऊं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मामला डिस्कस करते हैं। शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली को अब तकरीबन 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, और मैं देख रहा था कि पार्टी में अभी भी डिफरेंट ओपिनियंस पाई जाती हैं उनकी बेदखली को लेकर। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो हुआ इमरान खान की हिदायत पर हुआ और हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये जानते हुए भी कि ये हिदायत इमरान खान की तरफ से आई हैं, उन्हें स्टिल इस बात का दुख है, अफसोस है, और वो चाहते हैं कि उनका साथी उनके साथ रहे। और सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ भी मैं देख रहा हूँ, उन्हें भी कहीं कहीं ये लगता है कि शेर अफजल मरवत को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। उसकी एक ऑब्वियस रीज़न है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में पार्टी को संभाला दिया जब और कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं था। सारे रूपोश थे, सबके ऊपर बुरा वक्त था। उस टाइम पे मरवत साहब बाहर आए। बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें करते हैं कि इन्हें खुल के खेलने का मौका दिया गया एंड सो ऑन, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन ये फैक्ट है कि मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड की, जिसके बाद ये फिर इलेक्शन तक मामला गया। लेकिन अगेन वही बात है कि वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे कि एक लीडर के तौर पे, कि जैसे उन्होंने हालिया बयान दिया कि अगर मैं बाहर ना निकलता तो पीटीआई को खंबा भी ना मिलता। यहाँ पर वो थोड़ा सा एग्जैजरेट कर जाते हैं या अपने आप को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। मोहम्मद उमैर नामी ट्विटर सारिफ है, उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा लिखा, ज़रा सा मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि शेर अफजल ने जिस बहादुरी से पहचान बनाई, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी से ख़ुद को मौजूदा हालात तक पहुँचाया। ये बेवकूफ़ी का लफ्ज़ उनका है, मैं थोड़ा सा हज़फ करना चाहूँगा यहाँ पे। एनीहाउ, जो मज़े की बात उन्होंने लिखी वो ये कि ईंटें मिलकर दीवार बनती हैं, एक ईंट दीवार नहीं होती। तहरीक इंसाफ में बहुत बड़े बड़े रहनुमा इमरान खान के बगैर सिफर हो गए, और ये वाकई सही बात है। और शेर अफजल मरवत तो अभी वो फूल था जो सही से खिला भी नहीं था, लेकिन ख़ुद को बहार का महबूब समझने लगा था। तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, ये बात फैक्ट है। खैर, अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत को बचाने के लिए कोई सॉलिड अटैम्प्ट होगी, क्योंकि इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका। अब वो अटैम्प्ट करना, कोई जाए इमरान खान के पास और फिर से जाके उनकी सिफारिश करे, थोड़ा मुश्किल लगता है। आज अली अमीन गंडापुर ज़रूर उनसे मिले हैं, मुझे नहीं पता बात हुई है या नहीं, रिपोर्टेडली कोई इस बारे में डिस्कशन हुई है, 1.5 घंटे तक मुलाकात थी। लेकिन इन हालात में तो अली अमीन गंडापुर साहब अपने लिए स्पेस बनाए रखें तो वो बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए भी सब कुछ अच्छा है वाला माहौल नहीं है। तो कब तक वो अपना ट्रस्ट जो है वो
बनाए रखेंगे, उनको इस बारे में भी अभी एफर्ट करनी है। तो शेर अफजल मरवत के लिए तो फिर थोड़ा अलग मामला रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं ये जो जजेस का तनाज़ा था उसकी रीसेंट या लेटेस्ट अपडेट्स क्या है वो आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट से जो जज साहब लाए गए थे, जिन्हें मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाना था, कल रात उन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस का चार्ज दे दिया गया है। नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया। अभी चूंकि सीनियरिटी का मामला स्टिल कहीं पेंडिंग है, तो इसलिए वो वाला मामला अभी कंप्लीट सॉर्ट आउट नहीं हुआ। जो 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन लिखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब सीनियरिटी के मामले को हल करें, ये सीनियर नहीं है, ये सीनियर है, ये बताया गया था, तो वो तो आमिर फारूक साहब ने जाने से पहले रिजेक्ट कर दी। आमिर फारूक साहब जाने से पहले जो उनके पुराने फेलो जजेस थे, सबके साथ जो इस टाइम करके जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस में जो तब्दीलियां हो रही हैं, इंतज़ामी तब्दीलियां, हाई कोर्ट का पूरा नक्शा जिस तरह से उन्होंने बदल दिया, उसके ऊपर तो अलग से एक पूरा व्लॉग बनता है। लेकिन वो अपने फेलो जजेस के लिए क्या कहते हैं कि कोई रियायत करते दिखाई नहीं दे रहे, और नए जजेस को वो पूरी तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब जो लाहौर से आए हैं यही सीनियर जज हैं। लेकिन जो 5 जजेस जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने का एक तरह से डिसीजन लिया है, और हो सकता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के रूबरू अपनी अर्जी लेके जाएं कि जनाब आप इस मामले को हल करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो एक स्टैंस है या जो मामला है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो आमिर फारूक साहब से, जिसका इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकात में भी किया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल कल जो है वो डोगर साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेंगे, और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो नए 6 जजेज़ हैं वो भी अपना हल्फ उठा रहे हैं। उसके तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। देखते हैं, कल आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।